सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। जी हाँ, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का सुप्रसिद्ध एक लघु उपन्यास है। मैंने इसकी चर्चा सर्वप्रथम तब सुनी थी जब एक केबीसी का शो चल रहा था। उसमें अमिताभ बच्चन जी ने पूछा था कि सूरज के सातवां घोड़ा है उसके लेखक कौन है। और मैंने इसे बचपन में भी पढ़ा था तो मुझे तो पता था, लेकिन मैं स्क्रीन के बाहर था। तो इसका सही उत्तर है धर्मवीर भारती, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में भी जिक्र किया था। तो बचपन में जिज्ञासा थी कि इसे पढ़ना है, तो अभी विगत कुछ समय में इसे पढ़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ। तो इस लघु उपन्यास को पढ़ने के बाद हमें काफ़ी कुछ प्रेम के बारे में, समाज की जो दारुण स्थिति है उसके बारे में जानने का प्रयास हुआ। और यह जो उपन्यास है, आप अगर एक बार पढ़ना शुरू करते हैं तो प्रारंभ से लेकर अंत तक आप नई नई चीज़ों को सीखते हैं और जानते हैं कि प्रेम में जो कि एक मार्क्सवादी झलक भी आपको दिख सकती है कि किस प्रकार जो है वर्ग संघर्ष और जो वर्ग भावना है ये भी एक दिख पाती है। और सामाजिक जो अवस्था है, सामाजिक जो दशा है, वह प्रेम को कैसे निर्देशित भी करती है और उसे प्रभावित भी करती है, और कैसे एक उसे कायर मनुष्य के रूप में भी बना देती है जो प्रेम को अंततः ठुकरा देता है। और यह जो उपन्यास है यह काफ़ी मार्मिक है और हमें काफ़ी सोचने पर मजबूर भी करती है। तो इसकी भूमिका जो स्वयं अज्ञेय जी ने लिखी है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय जी ने उनकी भूमिका लिखी है। तो देखते हैं कि क्या उनकी भूमिका में लिखते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वह भूमिका से हमें प्राप्त हो जाती है। उसके पहले एक कवित्री हैं एंजेलो सिकलियानो, जिनका एक कविता है सूरज के संबंध में। वे लिखती हैं कि आगे बढ़ो सूर्योदय रुका हुआ है, सूरज को मुक्त करो ताकि संसार में प्रकाश हो। देखो उसके रथ का चक्र कीचड़ में फंस गया है। आगे बढ़ो साथियों, सूरज के लिए यह संभव नहीं कि वो अकेले उदित हो सके। घुटने जमाकर, सीना अड़ाकर उसके रथ को कीचड़ से उबारो। देखो हम उसको सहारा दे रहे हैं, क्योंकि हम सब सूरज के अंश हैं। एंजेलो सिकलियानो। तो आइए हम बिना देर किए भूमिका को पढ़ते हैं। तो जब आप सूरज का सातवां घोड़ा पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों को सीखने का जो अवसर मिलेगा, और बहुत सी चीज़ों को, जैसा मैंने पूर्व में जिक्र किया कि प्रेम और वर्गहीन नहीं, वर्ग संघर्ष को इसमें जानने का प्रयास आप करेंगे। तो लेखक को दो चीज़ों से बचना चाहिए। पहला, एक तो भूमिकाएं लिखने से, दूसरा अपने समवर्ती लेखकों के बारे में अपना मत प्रकट करने से। यहाँ मैं ये दोनों भूलें करने जा रहा हूँ, पर इसमें मुझे जरा भी झिझक नहीं है। खेद की बात तो ही क्या, मैं मानता हूँ कि धर्मवीर भारती हिंदी की उन उठती हुई प्रतिभाओं में से एक हैं जिन पर हिंदी का भविष्य निर्भर करता है, और जिन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि हिंदी उस अंधियारे अंतराल को पार कर चुके हैं जो इतने दिनों से मानो अंतहीन दिख पड़ता था। प्रतिभाएं और भी हैं, कृतित्व औरों का भी उल्लेख्य है, पर उनमें धर्मवीर जी में एक विशेषता है, केवल एक अच्छे परिश्रमी रोचक लेखक ही नहीं हैं, वे नई पौध के सबसे मौलिक लेखक भी हैं। मेरे निकट यह बहुत बड़ी विशेषता है, और इसी की दाद देने के लिए मैंने यहाँ वे दोनों भूले करना स्वीकार किया है, जिनमें से एक से तो मैं सदा बचता आया हूँ। हाँ, दूसरी से बचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अपने बहुत से समकालीनों के अभ्यास के प्रतिकूल में अपने समकालीनों की रचनाएं पढ़ता हूँ, तो उनके बारे में कुछ मत प्रकट करना बुद्धिमानी न हो तो अस्वाभाविक तो नहीं है। भारती जीनियस नहीं है। किसी को जीनियस कह देना उसकी प्रतिभा को बहुत भारी विशेषण देकर उड़ा देना ही है। जीनियस क्या है यह हम जानते ही नहीं, लक्षणों को ही जानते हैं। अथक श्रम, सामर्थ्य और अध्यवसाय, बहुमुखी क्रियाशीलता, प्राचुर्य, चिर जागृत, चिर निर्माणशील कल्पना, सतत जिज्ञासा और पर्यवेक्षण, देश काल या युग सत्य के प्रति सतर्कता, परंपरा ज्ञान, मौलिकता, आत्मविश्वास और हाँ, एक गहरी विनय अर्थात विनम्रता। कहा भी गया है विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या जो है विनम्रता प्रदान करती है।
भारती में ये सभी विद्यमान हैं, अनुपात इनका जीनियसों में भी समान नहीं होता, यानी जीनियस से भी श्रेष्ठ हैं। जीनियस को एक विशेषण देकर उसको सीमित कर दिया जाता है। और भारती में एक चीज़ और भी है जो प्रतिभा के साथ जरूरी तौर पर नहीं आता, हास्य। ये सब बातें जो मैं रहा हूँ इन्हें वही पाठक जो समझेगा जिसने भारती जी की अन्य रचनाएं भी पढ़ी है, जैसा कि मैंने पढ़ी है। ये बातें जो हैं अज्ञेय जी कह रहे हैं। जिसे वे नहीं पढ़ी वह सोच सकता है, जिसने वे नहीं पढ़ी वह सोच सकता है कि इस तरह की साधारण बातें कहने से क्या लाभ जिनकी कसौटी प्रस्तुत सामग्री से न हो सके, और उसका सोचना ठीक होगा। स्थाली पुलाक न्याय कहीं लगता है तो मौलिक प्रतिभा की परख में उसकी छाप छोटी सी अलग कृति पर भी स्पष्ट होती है, और सूरज का 7वां घोड़ा पर भी धर्मवीर भारती की विशिष्ट प्रतिभा की छाप है। सबसे पहली बात है उसका गठन, बहुत सीधी, बहुत सादी, पुराने ढंग की, बहुत पुरानी, जैसे आप बचपन से जानते हैं, अलफ लैला वाला ढंग, पंचतंत्र वाला ढंग, बैकेचियो वाला ढंग, जिसमें रोज़ किस्सा गोई की मजलिस जुटती है, फिर कहानी में से कहानी निकलती है। ऊपरी तौर पर देखिए तो यह ढंग उस जमाने की है जब सब काम फुर्सत और इत्मीनान से होते थे और कहानी भी आराम से और मज़े लेकर कही जाती थी। पर क्या भारती को वैसी कहानी वैसे कहना अभिष्ट है? नहीं। यह सीधापन और पुरानापन इसलिए है कि आप में भारती की बात के प्रति एक खुलापन पैदा हो जाए। बात वह फुर्सत का वक्त काटने या दिल बहलाने वाला नहीं है, हृदय को कचोटने, बुद्धि को झंझोड़ कर रख देने वाली है। मौलिकता अभूतपूर्व पूर्ण श्रृंखला विहीन नएपन में नहीं, पुराने में नई जान डालने में भी है, और कभी पुरानी जान को नई काया देने में। और भारती ने इस ऊपर से पुराने जान पड़ने वाले का भी बिल्कुल नया और हिंदी में अनूठा उपयोग किया है। वह केवल कौतुक के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह जो कहना चाहते हैं उसके लिए यह उपयुक्त ढंग है। सूरज का 7वां घोड़ा एक कहानी में अनेक कहानियाँ नहीं, अनेक कहानियों में एक कहानियाँ हैं, एक कहानी है, माफ़ कीजिएगा। वह एक पूरे समाज का चित्र और आलोचन है, और जैसे जैसे उस समाज की अनंत शक्तियाँ परस्पर संबद्ध, परस्पर आश्रित और परस्पर संभूत हैं, वैसे उसकी कहानियाँ भी। प्राचीन चित्रों में जैसे एक ही फलक पर परस्पर कई घटनाओं का चित्रण करके उसकी वर्णनात्मकता को संपूर्ण बनाया जाता है, उसमें एक घटना चित्र की स्थिरता को बदले एक घटनाक्रम की प्रवाहमयता लाई जाती है। उसी प्रकार इस समाज चित्र में एक ही वस्तु को कई स्तरों पर, कई लोगों से और कई कालों में देखने और दर्शाने का प्रयत्न किया गया है, जिससे उसमें देश और काल दोनों का प्रसार प्रतिबिंबित हो सके। लंबाई और चौड़ाई के 2 आयामों के फलक में गहराई का तीसरा आयाम छाही द्वारा दिखाया जाता है। समाज चित्र में देश के 3 आयामों के अतिरिक्त काल के भी आयाम आवश्यक होते हैं, और उन्हें दर्शाने के लिए चित्रकार को अन्य उपाय ढूंढना आवश्यक हो जाता है। वह चित्र सुंदर, प्रीतिकर या सुखद नहीं है, क्योंकि उस समाज का जीवन वैसा नहीं है, और भारती ने चित्र को यथाशक्य सच्चा उतारना चाहा है, पर वह सुंदर, असुंदर या अप्रीतिकर भी नहीं, क्योंकि वह मृत नहीं है, न मृत्यु पूजक है। उसमें 2 चीज़ें हैं जो इस खतरे से उबारती है, और इनमें से एक भी काफ़ी होती है। एक तो उसका हास्य, भले ही वह वक्र और कभी कुटिल या विद्रूप हो। यानी सूरज का 7वां घोड़ा की जो कथा क्या है, उसके बारे में अज्ञेय जी का क्या विचार है, और किस प्रकार उसकी भूमिका में उसकी सारी जो उसका प्राण तत्व है उसको निचोड़ने का प्रयास करते हैं। तो दूसरे एक अदम्य और निष्ठामयी आशा, वास्तव में जीवन के प्रति यह अडिग आस्था ही सूरज का 7वां घोड़ा है, जो हमारी पलकों में भविष्य के सपने और वर्तमान के नवीन आकलन भेजता है, ताकि हम वह रास्ता बना सके जिस पर होकर भविष्य का घोड़ा आएगा। इस वस्तु का इतना सुंदर निर्वाह, उसके गंभीरतर तात्पर्यों का इस साहसपूर्ण और ईमानदार ढंग से स्वीकार, और इस स्वीकृति में भी उससे न हार कर उठने का निश्चय, ये सब सूरज का 7वां घोड़ा को एक महत्वपूर्ण कृति बनाते हैं। पर कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसने हमेशा अंधेरे को चीरकर आगे बढ़ने
समाज व्यवस्था को बदलने और मानवता के सहज मूल्यों को पुनर्स्थापित करने की ताकत और प्रेरणा दी है, चाहे उसे आत्मा कह लो चाहे कुछ और विश्वास, साहस, सत्य के प्रति निष्ठा उसका प्रकाशवाही आत्मा को उसी तरह आगे ले चलते हैं जैसे 7 घोड़े सूर्य को आगे बढ़ा ले चलते हैं। ये पुस्तक के कथानायक और प्रमुख पात्र माणिक मुल्ला के शब्द हैं। किसी उक्ति के निमित्त के एक पात्र के साथ लेखक को संपूर्ण रूप से एकात्म करने की प्रचलित मूर्खता मैं नहीं करूँगा, पर इस उक्ति में बोलने वाला वह विश्वास स्वयं भारती का भी विश्वास है, ऐसा मुझे लगता है, और वह विश्वास हम सब में अटूट रहे, ऐसी मेरी कामना है। वसंत पंचमी विक्रम संवत 2008 अज्ञे, ये विक्रम संवत की बात है। सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अब भारती जी का निवेदन जानते हैं। भारती जी लिखते हैं कि गुनाहों का देवता, जो कि इनका ही उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का, यह मेरी दूसरी कथा कृति है। दोनों कृतियों में कालक्रम का अंतर पड़ने के अलावा उन बिंदुओं में भी अंतर आ गया है जिन पर होकर मैंने समस्या का विश्लेषण किया है। कथा शैली भी कुछ अनोखे ढंग की है, जो है वास्तव में पुरानी ही, पर इतनी पुरानी कि आज के पाठक को थोड़ी नई या अपरिचित सी लग सकती है। बहुत छोटे से चौखटे में काफ़ी लंबा घटनाक्रम और काफ़ी विस्तृत क्षेत्र का चित्रण करने की व्यवस्था के कारण यह ढंग अपनाना पड़ा। मेरा दृष्टिकोण इन कथाओं में स्पष्ट है, किंतु इनमें आए हुए मार्क्सवाद के जिक्र के कारण थोड़ा सा विवाद किसी क्षेत्र में उठाया जा सकता है। जो लोग सत्य की ओर से आंख मूंद कर अपने पक्ष को गलत या सही ढंग से प्रचारित करने को समालोचना समझते हैं, यानी सत्य के पक्ष को नहीं देखते हैं, बस अपने दृष्टिकोण से किसी चीज़ की आलोचना या समालोचना करते, उसके बारे में भारती जी क्या लिखते हैं कि उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि साहित्य की प्रगति में उनका कोई रचनात्मक महत्व मैं मानता ही नहीं। हाँ, जिसमें थोड़ी सी समझदारी, सहानुभूति और परिहास प्रवृत्ति है, उनसे मुझे एक स्पष्ट बात कहनी है। पिछले 3-4 वर्षों में मार्क्सवाद के अध्ययन से मुझे जितनी शांति, जितना बल और जितनी आशा मिली है, हिंदी की मार्क्सवादी समीक्षा और चिंतना से उतनी ही निराशा और असंतोष मिली है। अपने समाज, अपनी जन संस्कृति और उसकी परंपराओं से वे नितांत अनभिज्ञ रहे हैं, अतः उनके निष्कर्ष ऐसे ही रहे हैं कि उन पर या तो रोया जा सकता है या दिल खोलकर हंसा जा सकता है। फिर उसकी कमियों की ओर इशारा करने पर वे खींच उठते हैं, वह और भी हास्यास्पद और दयनीय है। इसके बावजूद मेरी आस्था कभी भी मार्क्सवाद में कम नहीं हुई और न मैंने अपनी जनता के दुख दर्द से मुंह फेरा है। धीरे धीरे अपने दृष्टिकोण में अधिकाधिक सामाजिकता विकसित करने की और मैं ईमानदारी से उन्मुख रहा हूँ और रहूँगा। उस दृष्टि से जहाँ मुझे मार्क्सवाद शब्द जाल के पीछे भी असंतोष, अहमवाद और गुटबंदी दिख पड़ती है, उसकी ओर साहस से स्पष्ट निर्देश करना मैं अनिवार्य समझता हूँ, क्योंकि ये तत्व हमारे जीवन और हमारी संस्कृति की स्वस्थ प्रगति में खतरा पैदा करते हैं। मैं जानता हूँ कि जो मार्क्सवादी अपने व्यक्तित्व में सामाजिक तथा मार्क्सवाद की पहली शर्त ऑब्जेक्टिविटी विकसित कर चुके हैं, वे मेरी बात समझेंगे और इतनी संतोष के लिए यथेष्ट हैं, यानी ठीक है उतना के लिए। इसकी भूमिका श्री अज्ञे ने लिखनी स्वीकार कर ली, इसके लिए मैं उनका कितना आभारी हूँ यह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे मेरे अंतर की आस्था और ईमानदारी को पहचानते हैं और आज के युग में किसी भी लेखक को इससे अधिक क्या चाहिए। उन्होंने इसकी शैली तथा विषय वस्तु के मर्म को कैसे प्रस्तुत किया है वह केवल उन्हीं के लिए संभव था। मेरे प्रति उन्होंने जो कुछ अनुशंसात्मक वाक्य लिखे हैं, पता नहीं मैं उनके योग्य हूँ या नहीं, पर मैं उन्हें स्नेह आशीर्वादों के रूप में सिर झुकाकर ग्रहण करता हूँ और चाहता हूँ कि अपने को उनके योग्य सिद्ध कर सकूँ। अपने पाठकों से मुझे अक्सर बड़े अनोखे और बड़े स्नेहपूर्ण पत्र मिलते रहे हैं। मेरे लिए वे मूल्यवान निधियाँ हैं। उनमें से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं लिख कर सीखता चल रहा हूँ और सीख कर लिखता चल रहा हूँ। जो कुछ लिखता हूँ उसमें सामाजिक उद्देश्य अवश्य है, पर वह स्वांत सुखाय भी है। यह अवश्य है कि मेरे स्व में आप सभी सम्मिलित हैं। आप सभी का सुख दुख, वेदना, उल्लास मेरा अपना है। वास्तव में वह कोई बहुत बड़ी कहानी है जो हम सबों के माध्यम से व्यक्त हो रही है। केवल उसी का एक अंश मेरी कलम से उतर आया है, इसलिए इसमें जो कुछ श्रेयस्कर है वह आप सभी का ही है। जो कुछ कमजोरियां हैं कृति में वह मेरी अपनी समझी जाए। तो इस प्रकार इन्होंने अज्ञे जी ने भूमिका लिखी। उन्होंने निवेदन के रूप में इस सारी पृष्ठभूमि को उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो आप इस उपन्यास को जरूर पढ़ें। इसमें माणिक मुल्ला और कई प्रकार के ऐसे पात्र हैं जो आपके दिल को जो हैं और प्रेम के बारे में
काफ़ी कुछ आपको सीखने समझाने के लिए प्रेरित करेंगे। यह जो है एक 7 दोपहरिया में कैसे जो कथा बुनती जाती है और उसके अनुसार जो चीज़ें हैं वह चलती जाती है और अंततः यह उस मोड़ पर पहुंचती है जब हमें प्रेम और उसके महत्व के बारे में समझ में आता है। लिल्ली ऐसी जैसे कितनी पात्र हैं जो इसको सार्थक और इसमें एक जान डालने का प्रयास करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जरूर पढ़ें सूरज का 7वां घोड़ा और इसी तरह के अन्य पुस्तकों संबंधी जानकारी एवं समाज में सकारात्मक जानकारियों के लिए और उन पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए न पक्ष न विपक्ष, केवल एक संतुलित और जो संकीर्ण मानसिकता से जो मुक्त विचार के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़ें, आप सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। आपने अंत तक वीडियो देखा इसके लिए आपका हृदय से आभार।